सबको रामनवमी शाम के 7 बजे हैं और सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। शिक्षक दिवस के दिन हमारे साथ विशिष्ट अतिथि हैं। रमेश भैया से अनुरोध करूंगा कि वो विनोबा विचार प्रवाह यात्रा को आगे ले चलें। रमेश भैया। आचार्य विनोबा के आशीर्वाद से ब्रह्म विद्या मंदिर के मार्गदर्शन में विनोबा विचार प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय संगीति में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच में इतने शुभ दिन पर जो हमारे सत्य सत्र के वक्ता हैं, आदरणीय हम सब जानता पूरा देश दुनिया जानती है तुषार गांधी जी हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि वो आज हमको यहाँ पर विनोबा विचार प्रवाह में संबोधित करेंगे। उनका परिचय सारी दुनिया जानती है। वो आज हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, इसलिए विनोबा विचार प्रवाह परिवार उनका बहुत बहुत आभारी है। हमारे दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर आदरणीय पीसी गांधी जी, जो गांधी स्मारक निधि आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं। वो भी आज हमको ट्रुथ लैब के बारे में कुछ समय संबोधित करेंगे। डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी आचार्य कुल की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। आज के दिन वो भी हम सबको संबोधित करेंगी। और विशेष रूप से शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर हमने चाहा कि विनोबा के शिक्षण विचार पर अगर देश को कोई संदेश दे सकें तो आदरणीय मनसुख भाई सल्ला जी को हमने याद किया है गुजरात से। वो भी हमारे बीच में हैं। वो हमको आज विनोबा के शिक्षण विचार पर संबोधित करेंगे। हम सत्य सत्र के वक्ता आदरणीय तुषार भाई गांधी जी से अनुरोध करेंगे कि वो विनोबा विचार प्रवाह में अपना व्याख्यान शुरू करें। आदरणीय गांधी जी। मैं शुरू करने से पहले सिर्फ पूछना चाहता हूं कि मुझे वक्त कितना है मेरे पास? 25 मिनट 30 मिनट। ये 25 मिनट। ओके, ठीक। तो मैं वो ख्याल रखूंगा कि ज्यादा, क्योंकि एक बार बोलना शुरू कर दे तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। 30 तक भी जा सकते हैं अगर जरूरत है तो। नहीं, शुक्रिया। मैं समय का पाबंद रहने की कोशिश करूंगा। कोई नहीं भाई, आपका आशीर्वाद। शुक्रिया। तो आप सबको नमस्कार और शिक्षक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इनमें जो शिक्षक हैं उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि शिक्षक का तो महत्व जिंदगी भर रहता है। क्योंकि जब तक सांस चलती है तब तक हम सीखते ही रहते हैं, विद्यार्थी ही रहते हैं। तो शिक्षक का महत्व तो जितना जिंदगी का है उतना ही होता है। ये पहली दफा है कि जब मुझ पे ये भरोसा किया गया है कि मैं बापू के सिवा किसी और विषय पे भी बोलने के काबिल हूँ। और ये पहली दफा है कि मुझे बाबा विनोबा के बारे में बोलने को निमंत्रित किया है। तो कुछ त्रुटियां रह जाए तो मैं आप सबसे माफी चाहूंगा। और क्योंकि मैं भी ये बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा ज्यादातर अध्ययन हमेशा बापू और बा के बारे में रहा है। आचार्य विनोबा भावे के बारे में पढ़ा हूं, लेकिन उतनी गहरी मेरी पढ़ाई नहीं है। कुमार प्रशांत जी को इसके पहले मैंने सुना था इसी वक्तव्य में बोलते हुए, और उनकी एक बात मेरे जहन में चिपक गई कि जो अगर किसी का सबसे ज्यादा अहित करना हो तो उनको अनुयायी बना दो, इनके बहुत सारे अनुयायी बना दो, अपने आप ही उनको खत्म कर दिया जाएगा। और इसलिए उन्होंने तब कहा था कि विनोबा बापू के शिष्य थे, अनुयायी नहीं थे। और ये मुझे बहुत मार्मिक लगा उनकी बात, क्योंकि बापू के साथ अगर सबसे बड़ा अन्याय हुआ है तो अपने आप को गांधीवादी कहने वाले लोगों की तरफ से ही सबसे ज्यादा बापू के साथ अन्याय हुआ है। पर दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है कि बाबा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो ज्यादातर बाबा की जो आध्यात्मिक पहचान है वो ज्यादा हावी हुई हमें दिखाई देती है। और बाबा का जो क्रांतिकारी स्वरूप था, क्योंकि बापू ने उनको सबसे पहला जो
इंडिविजुअल सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रही नियुक्त किया था, तो उन्होंने बाबा को ही नियुक्त किया था, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि मैं जिस तरह का सत्याग्रह करना चाहता हूँ वो करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सुसज्जित व्यक्ति विनोबा ही है। उससे गलती नहीं होगी, वो हमेशा जो भी करेगा वो मैंने जो चाहा है उसी के मुताबिक और उसकी समझ से उसको और अलंकृत करके करेगा। और मुझे लगता है कि आज के वक्त में बाबा की वो पहचान हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि आज जब ये दिन ब दिन दिखता जा रहा है कि एक नई क्रांति की जरूरत है, तो उस क्रांति के लिए प्रेरणा मूर्तियों की भी हमें जरूरत है। और उसमें मुझे लगता है कि अगर गांधीयन रेवोल्यूशन लाना है, हमें गांधी के का सत्याग्रह वापस पुनर्जीवित करना है, तो उसके लिए हमें सबसे बड़ी प्रेरणा बाबा के पास से मिल सकती है। मेरे लिए बाबा के जीवन कार्य में सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई चीजें रही हो तो एक थी उनकी जो भूदान यात्रा थी, जिसके लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और जमीनों को आजाद करवा के जो जमीन बगैर के किसान थे उनके लिए उनको बटोरा था। वो उस जमाने का मेरे लिए सबसे बड़ा एक कार्य, एक अकेले इंसान ने अपनी बलबूते पर वो करने की सोची और उसको इतनी जबरदस्त सफलता दिलवाई। ये मेरे लिए एक मुझे आश्चर्य करवाने वाला और उनकी महानता का सबूत या प्रतीक के रूप में अगर कुछ हो तो वो भूदान की उनका जो आंदोलन था, और जिस प्रकार से उन्होंने बापू के बाद पहली दफा सारे देश में आंदोलन ये चलवाया और उसका परिणाम सारे देश में, आज भी सारे राज्यों में उसका परिणाम हमें दिखाई देता। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बाबा की उपलब्धि अगर कोई हो तो वो उनका जो भूदान आंदोलन था, और जिसमें उन्होंने जमींदारों और बड़े जो जमीन मालिक थे उनके पास से जमीनें स्वैच्छिक रूप में दान करवा कर वो गरीबों के लिए बटोरी थी और उसको कलेक्ट किया था। आज भी जो नक्सल है वो उसकी बंदूकों की के ताकत पर भी वो कर नहीं पा रहे हैं और कर नहीं सकते कभी भी, क्योंकि वो सिर्फ स्वैच्छिक रूप में अगर होता है तो ही हो सकता था। और बाबा का ये मेरे लिए सबसे अद्भुत स्वरूप ये था कि वो जिन लोगों ने पुश्तैनी वो जमीन जायदादों को अपने कब्जे में रखा था, और जो महाभारत में दुर्योधन का वाक्य था कि सुई की नोक पे आए उतनी भी जमीन मैं कभी जाने नहीं दूंगा, वैसी मानसिकता के जो लोग थे उनको उन्होंने समझाया और उनके पास से स्वैच्छिक रूप में जमीनों का दान उन्होंने लिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि आज भी हमारे मुल्क में अगर दौलत का आंकन किया जाए तो जर, जमीन और जेवर, ये तीन चीज के ऊपर इंसान की असली दौलत का मूल्यांकन आज भी होता है। पैसा, सोना और जमीन, इन तीन चीजों को ही हमारी मिल्कत के स्वरूप में हम आज भी मानते हैं। बाकी सारा कागज मानते हैं, और कभी सोना बन जाए और कभी कूड़ा करकट बन जाए उस पर भरोसा नहीं होता, पर जमीन के ऊपर से विश्वास कभी उठा नहीं। और वैसी चीज के लिए अगर वो लोगों को इतने बड़े पैमाने में पूरे मुल्क में ये कन्विंस कर सके तो ये उनका मुझे लगता है सबसे महान कार्य उनकी जीवन में काल में किया गया था। लेकिन आज अगर हम देखें तो बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस उद्देश्य से उन्होंने इतना महान कार्य किया, इतना बड़े पैमाने पर उन्होंने जमीन पूरी इकट्ठा की, वो जमीनों का जिस मकसद से उन्होंने वो किया था वो आज भी पूरा नहीं हो पाया। भूदान की जमीनें पड़ी हैं, जो लोग भूदान के अभी जिन्होंने उसको विरासत में लिया है भूदान का कार्य करने का,
कई जगहों पे उनको भी पता नहीं है कि वो जमीनें कहाँ है, कैसी है, क्या हाल में है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। कई जगहों पे सरकारों ने उसमें दखल करके उसको बिगाड़ दिया, पॉलिटिसाइज कर दिया है। और जिनके लिए बाबा ने वो जमीनें सारी इकट्ठा की थी, वो वैसे ही लाचार पड़े रहते। मैंने इसके बारे में देखा है, कई लोगों से पत्र व्यवहार भी किया है, क्योंकि खास करके मुझे विदर्भ में इसके बारे में बहुत आज भी मुझे ये लगता है कि विदर्भ में अगर भूदान की जमीनों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके उसके ऊपर कलेक्टिव फार्मिंग कोऑपरेटिव्स बना के जो जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनकी पत्नी बेटियों के की कोऑपरेटिव्स बना के कोऑपरेटिव फार्मिंग किया जाए तो उनकी आर्थिक स्तर अच्छा हो सकता है और इस तरीके से भूदान की जमीनों का भी सदुपयोग हो सकता है। लेकिन कोई करने को तैयार नहीं। कई बार ये बातें की है, सबने प्रशंसा तो बहुत की कि बहुत अच्छा विचार है, लेकिन उसका अमल करने की किसी की नीयत दिखती नहीं है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में ये जमीनें हड़प कर दी गई है, लोगों को पता भी नहीं है कि कहाँ वो जमीनें थी और किसने हड़प ली। और एक बहुत बड़ी लॉबी वहां काम कर रही है, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, यूपी में, गुजरात में पूरा जो अहमदाबाद शहर का विकास हुआ है उनमें से 60% जमीन भूदान की जमीनों को हड़प करके उसमें किया गया है और किसी को परवाह नहीं है, किसी को पड़ी नहीं है कि इसकी खोजबीन करे। आज अगर एक कमीशन बिठाया जाए, इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए, तो पता चलेगा कि उन भूदान की जमीनों में सबसे बड़ा घपला आजाद भारत की तवारीख में भूदान की जमीनों के का हुआ है और लोगों ने किया है और लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए उसके और जिसके लिए बाबा ने अपनी जिंदगी का परिश्रम करके ये सब इकट्ठा किया था, वो लाचार गरीब किसान, भूमिहीन किसान आज भी उसी हालत में पड़ा है। विदर्भ में मैंने सुना है कि कई लोग जिन्होंने अपनी जमीनें दान की थी बाबा को, उनके वंशजों ने ये देखने के बाद कि भाई ये जमीन तो बंजर हो गई है, कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, उन जमीनों को वापस अपने कब्जे में ले लिया और किसी को उसकी भी परवाह नहीं। तो ये मुझे लगता है, ये जो है मेरे लिए, मुझे इसका बहुत अफसोस और दुख होता है। मैं लाचार हूं क्योंकि मैं उन किसी भी कमेटियों पे नहीं हूं जहां पर इसके बारे में निर्णय हो सकता है, फैसला हो सकता है और कुछ उसके ऊपर एक्शन ली जा सकती है। इसलिए सुझाव करने से आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने सरकार में भी अपीलें की है और जो लोग भूदान की कमेटियों पर हैं उनको भी अपील की है। और मेरी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि जहां पर भी मैं घूमता हूँ, जाता हूँ गाँव में, तो कई जगहों पे मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने आके मुझे कहा है कि भाई आप जानते हो भूदान की जमीन का कितना बड़ा गबन यहाँ किया गया है और आप कुछ करते क्यों नहीं है, जैसे सबकी इच्छा है कि मेरी जिम्मेदारी। तो बाबा की भक्ति जब हो रही है तब मुझे लगता है कि बाबा के कार्य को अपना कार्य बनाने की नीयत भी होना बहुत जरूरी है। और बापू के साथ और बाबा के साथ, दोनों के साथ, ये सबसे बड़ा अन्याय उन्हीं के लोगों ने किया जिन्होंने हमेशा ये दावा किया कि बाबा और बापू की जो धरोहर है उसके असली हकदार वो लोग हैं। उन्होंने ही सबसे बड़ा धोखा किया, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। आज जो बाबा के और बापू के आश्रम है उनका भी एक नई तरीके से उसकी जवाबदेही लेना जरूरी है कि क्या वो जो रचनात्मक कार्य थे वो वहां कितने शुभ चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, वर्धा के लोगों ने मुझे गुहार लगाई थी कि वर्धा से सेवाग्राम जाने वाले सड़क का नूतनीकरण करने के बहाने वहां पेड़ों का कत्लेआम हो रहा है और वर्धा की मामूली प्रजा उसके खिलाफ लड़ रही है। उनके कहने पर मैंने कोशिश की कि वो रोकने की कोशिश की जाए। गांधीवादी संस्थाएं जो थी वो ये सब होने के बाद जब मेरे परिवार के 4-6 लोगों ने महाराष्ट्र सरकार से एक पब्लिक अपील की कि भाई ये रोकिए, ये गलत हो रहा है,
और उसका बहुत प्रचार हुआ, तब जाके गांधीवादी संस्थाओं ने भी अपनी तरफ से ये अपील निकालने का सोचा। ये सत्याग्रह होना चाहिए था। एक भी पेड़ कैसे काटा जा सकता है, जब कि वो सारे के सारे पेड़ बापू ने और बाबा ने अपने जीवन काल में लगवाए थे, एक मकसद के साथ लगवाए थे। अगर कोई उनके जीवन काल की धरोहर हो तो वो पेड़ थे, जिनमें से 70 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए और किसी ने एक आवाज भी नहीं उठाई। तो हम किस तरह से ये कह सकते हैं कि हम वैसी महान व्यक्तियों के अनुयायी है, उनकी धरोहर के हम वंशज है, हम उनका कार्य आगे करें, क्योंकि हम सिर्फ उनकी मूर्ति पूजा को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, उनके कार्य को हम नहीं कर रहे। बाबा का दूसरा सबसे सराहनीय कार्य मेरे लिए अगर कुछ हो तो चंबल में जो उन्होंने कार्य किया, तब के डकैतों की शरणागति का काम। आज भी वैसी ही परिस्थिति है, चाहे नक्सल कह दीजिए, चाहे जिसको आतंकवाद कहते हैं वो कह दीजिए, पर क्या बाबा की तरफ से, बाबा की जो रियासत है उसकी तरफ से कोई ने ऐसी पहल की कि अगर बाबा तब के जो खूंखार डकैत थे, बागी थे, उनको शरणागति करवा सकते थे और उनके पास उनके हथियारों को त्याजने और उनकी जो गैर कानूनी जिंदगी थी उसको सुधारने में, उनका परिवर्तन करने में अगर बाबा कामयाब हो सकते हैं, तो उनकी याद में हम भी आज जो ये समस्याएं हमारे सामने हैं उनके साथ काम करके उनका भी परिवर्तन करवाने की कोशिश करें। मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम भले उन व्यक्तियों को याद ना करें। मैं हमेशा कहता हूं, मैं कभी भी बापू को महात्मा कहता नहीं, क्योंकि मेरी ये अब दृढ़ विश्वास हो गया है कि बापू को महात्मा कहना एक बहाना है, एक एस्केप रूट है कि भाई महात्मा बता दो, उनको अवतारी पुरुष बता दो और फिर ये कह दो कि हम तुच्छ पामर जीव है, वो दिव्य थे इसलिए सब कर पाए, हम तुच्छ पामर जीव है, हम वैसा कुछ नहीं कर सकते, और अपनी सरलता करवा दो, अपने आप को काम जीवन सरल बना दो, फिर मनमानी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो बापू के रिचुअल्स है वो करते रहो। खादी के साथ भी अगर बात करें तो खादी को बहुत ही सुनिश्चित तरीके से भ्रष्ट किया गया है। आज बापू की या बाबा की खादी बहुत ही दुर्मिल हो गई है, मिलती नहीं है। लोग आते हैं, पूछते हैं कि विश्वासपूर्ण खादी हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत खादी भंडार में भी चले जाओ तो आपको ये एतबार नहीं होता कि ये विश्वासपूर्ण खादी है। पर आज भी खादी का जो तंत्र है वो बापू के और बाबा के जो ग्राम उद्योग और ग्राम उद्धार का जो एक प्लानिंग था, स्वावलंबी गांवों का भारत बनाने का जो स्वप्न था, उसके लिए अगर कोई भी एक सरल और सहज यंत्रणा हो तो वो खादी की यंत्रणा है। और उसमें सिर्फ खादी की कताई और बुनाई ही नहीं है, उसमें हर वो ग्रामोद्योग है, हर वो कुटीर उद्योग है, हर वो पारंपरिक कौशल्य है जो आज भी परिवारों को और परिवारों के घटकों को स्वावलंबी कर सकता है, उत्पादक बना सकता है, हर गांव में, हर घर में एक उत्पादन केंद्र बनवा सकता है, वैसा है। लेकिन क्या हमने वैसी एक भी प्रयोगशाला बना के दिखाई है? आजकल जब टेक्नोलॉजी का माहौल है तो टेक्नोलॉजी के जो सारे उपासक है वो लोग लेबोरेटरीज बनाते हैं, इंक्यूबेटर्स कहते हैं कि भाई हम इंडस्ट्रियल इंक्यूबेटर्स बनाते हैं, जिसको इंडस्ट्री लगानी हो वो हमारे पास आए, उसके प्लान को हम अच्छा बनाएंगे, कार्यरत बनाएंगे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बनवा के देंगे, उसको वो शुरू करवा के देंगे और फिर उसको आत्मनिर्भर होकर अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए सक्षम बना देंगे। आज विलेज इंडस्ट्रीज में, कॉटेज इंडस्ट्रीज में वैसी पहल बहुत कम दिखाई दे रही, जो बापू और बाबा के जीवन काल में हमें बहुत दिखाई देती थी, जो
जीवंत उदाहरण दे के बता सकते थे कि ये देखिए, हम जब कहते हैं तो कुटीर उद्योग, तो ये कुटीर उद्योग है, ये देखिए इस परिवार का भला हुआ। हम उसको भी हमने एक रूढ़ी परंपरा में कैद करके रख दिया कि इसको हम मानेंगे कुटीर उद्योग है, इसको हम खादी मानेंगे। और हमारी उस मान्यता को लोगों ने भ्रष्ट करके खादी के कितने सारे भ्रष्ट स्वरूप आज प्रचलित कर दिए। चिकनी चुपड़ी खादी आ गई, मशीन की बनाई खादी आ गई। हाँ, मैं मानता हूं कि शायद वो वक्त आया है कि मशीन की बनी खादी हमें स्वीकृत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो ये बंधन होना जरूरी है कि फिर वो मिली खादी ना बन जाए और खादी की मिलें ना बन जाए। और अगर वो बनती है तो फिर वो मोदी की खादी हो, गांधी की खादी ना हो। पर क्या हम वो भी प्रचार करने में अपने सक्षम हैं आज? क्या हम वो भी बात आगे ले जाने के लिए कार्यरत होते हैं? कई बार मैं देखता हूँ, और जब से ये लॉकडाउन हुआ है, हमको बांध दिया गया है, तो मैं देखता हूँ कि बोलने का जब मौका मिलता है तो जो लोग पहले ही इस विचारधारा को के अनुयायी है, इस विचारधारा को अपनाने वाले लोग हैं, उनमें ही हमारी बातें चलती रहती। जो लोग इस विचारधारा के विरोधी है, जो लोग इस विचारधारा से अछूते रहे हैं, उन तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये कोशिश हमें करनी पड़ेगी कि गांधी और बाबा के विचार को हम गांधीवाद और विनोबावाद के परे ले जाएं। और आज की जो तरुण पीढ़ी है, जो दिशाहीन होती जा रही है, जिनको एक दिशा मिलने के लिए भी उनको कोई दिशा चिंतक नहीं मिल रहा और इसलिए भटक रहे हैं, उन तक ये विचार हम किस तरह से ले जा सकते हैं? क्या हम लोग उनकी भाषा में उनको ये बातें समझा सकेंगे? और सबसे बड़ा इसका प्रमाण अगर कोई हो तो वो जो फिल्म बनी थी मुन्ना भाई, वो है। कई लोगों को ऐतराज हुआ था कि गांधीवाद को आप गांधीगिरी कैसे कह सकते हो, वो तो गुंडागिरी वाला शब्द है। पर क्या कभी बापू ने ये कहा था कि मेरी भाषा हमेशा बहुत ऊंचे स्तर की होनी चाहिए? क्या बापू ने वैसी भाषा इस्तेमाल भी की थी? बाबा ने भी अपना जो लिखा है, अपनी जो उनके जो बातें हैं, वो हमेशा जनता को समझ सके वैसी भाषा का इस्तेमाल करके ही किया था। और इसीलिए उनके जमाने में उनको सुनने वाले को उन्होंने क्या कहा ये समझाने के लिए कोई और गुरु ढूंढना नहीं पड़ता। जो भी उनको सुनता था वो अपनी क्षमता अनुसार उसमें से जो कहना चाहते थे बाबा या बापू, उसका अर्थ समझ जाते थे और ग्रहण कर सकते थे। ये जो सरलता थी वो हमने क्यों गवा दी? और क्यों ये हुआ कि आखिर में एक डायलॉग राइटर, फिल्म का पेशीदा डायलॉग राइटर जो पैसों के लिए डायलॉग लिखता है, उसने ऐसे डायलॉग लिखे जिससे बापू को समझने की का भ्रम पैदा हो सके। बहुत ही छीछरा अर्थ था बापू का उस फिल्म में ज्यादा फिलॉसफी तो हो नहीं सकती, लेकिन वो एक वक्त था जब युवकों को ये एहसास हुआ कि नहीं, ये गांधीवादी सिर्फ हमारे दादा परदादाओं के लिए नहीं है, इसमें शायद मुझे भी कुछ मिल सकता है और मुझे इसके तरफ देखना जरूरी है। क्यों हम लोग नाकामयाब हुए हैं वो करने में, ये हमें सोचना आवश्यक है। क्योंकि वरना जब ये वक्त आएगा कि गांधी और बाबा कौन, ये तो सिर्फ जो आइंस्टाइन ने कहा उसके मुताबिक हमारी कल्पनाओं के किरदार है, पात्र है, ऐसी कोई व्यक्ति हो नहीं सकती। वो वक्त दूर नहीं हो। और सबसे बड़ा अन्याय अगर बाबा और बापू के साथ होगा तो ये होगा कि जब वो काल्पनिक पात्र माने जाने लगे, उनके बारे में दंत कथाएं हो गए, उनको अवतारी पुरुष बनाकर उनके मंदिर बनाना शुरू हो जाएंगे। बापू के तो ऑलरेडी बनाना शुरू हो गए और बाबा का अभी दूर नहीं है।
क्योंकि बाबा को आध्यात्मिक गुरु के स्वरूप में इतना ज्यादा अब पहचाना जाने लगा है कि एक दिन वो धर्म गुरु बन जाएंगे और फिर ये बहुत आसान हो जाएगा कि बाबा की पूरे जिंदगी को भुला दिया जाए और सिर्फ इस एक पहलू को याद करके बाबा को हम की भक्ति, दंभी भक्ति का नाटक कर सकते हैं, क्योंकि सच्ची भक्ति बहुत मुश्किल होती है। दंभी भक्ति का नाटक कोई भी कर सकता है। हम देख रहे हैं, पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से दंभी भक्ति से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोनों बापू और बाबा जब तक जिए तब तक उनके जीवन के साथ के प्रयोग चलते रहे और हर प्रयोग का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपने विचारों का विकास किया उसमें से। और ये जरूरी है कि हम भी उस चीज को समझे और जीवन किस तरह से उसका उद्भव होता जाता है, उसका विकास होता जा रहा है, ये समझने की कोशिश करें। लेकिन मेरी बात खत्म करने, मुझे लगता है मेरा वक्त खत्म होने को आया है, कल शायद 5-10 मिनट है, पर मेरी बात खत्म करने के पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि जो कर्मवीर बाबा थे उनको पुनर्जीवित करना, उनके कामों में से उनको पुनर्जीवित करना और उनके कामों का आज के संदर्भ में कितना महत्व है, वो अगर हम नहीं दिखा पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई अधिकार है कि बाबा की 125वीं जन्म जयंती और बापू की 150वीं जन्म जयंती हम उसकी उजवनी हम करें, उसका सेलिब्रेशन हम करें। ये हमें अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि वो महज एक प्रथा या एक रिचुअल के रूप में नहीं हो सकता। वो कार्यरत थी, वो जीवंत धरोहर है, उसे जीवंत रखनी पड़ेगी और जीवन के तरह ही उसका विकास समय और अनुभव के साथ होता रहना बहुत जरूरी है। उसको आगे बढ़ाने की हमने कोशिश करनी चाहिए। कुमार जी ने कहा था कि हर युग में एक आता है व्यक्ति जो उस युग में परिवर्तन की जिम्मेदारी उठाता है। अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं वैसे। इसीलिए ये जरूरी है कि हमारे भूत में जो अनुकरणीय व्यक्ति थे उनका अनुकरण महज सिर्फ भक्ति के स्वरूप में नहीं, उनके कार्य का अनुकरण करके उनके कार्य का उदाहरण देके उस कार्य को का महत्व आज की समस्याओं के सामने कैसे हैं, वो जो लोग उन लोगों को समझते हैं, जिन्होंने उनका अध्ययन किया है, उनसे सीखा है, वो लोग ये करें, तभी जाके आने वाली जो पुश्तें हैं, जो आने वाले युवा है, उनको ये एतबार होगा कि नहीं, ये हो सकता है, ये अनुकरण हो सकता है, ये संभवित व्यक्ति हैं जिनको हम ये मान सकते हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है, एक सामान्य इंसान भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि शुरुआत में बापू और बाबा दोनों सामान्य व्यक्ति थे और अपने परिश्रम से, अपनी समझ से, अपने शिक्षण से उन्होंने अपने आप को ऊंचा उठाया। तो अनुकरणीय ये है कि एक सामान्य व्यक्ति इतनी बुलंदियों को कैसे छू सकता है। इसको अगर हम संभवत रूप में लोगों तक ले जा सके, तभी जाके मुझे लगता है कि हमें यह अधिकार होगा कि हम अपने आप को इन दोनों में से किसी का भी अनुयायी है, उनकी धरोहर का वंशज कहलाने के काबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने मुझे ये मौका दिया आप सबसे बातें करने का, और आगे और भी लोग बोलने वाले हैं तो मैं रहूंगा, उनकी बातें भी सुनूंगा। अगर हो सकता तो अगर प्रश्नोत्तरी होती तो बहुत ज्यादा मजा आता, लेकिन फिर कभी उसका भी कार्यक्रम कर लेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आपका कि ये मौका आपने दिया, और ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास आप कर रहे हैं। एक ये जो अभिगम आपने किया है बहुत प्रशंसनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा शायद। आदरणीय तुषार अरुण गांधी जी, जिनका दर्शन मुझे कुछ माह पहले
भीखमपुरा राजस्थान में राजेंद्र सिंह जी के यहाँ हुआ था, दर्शन करने का मौका मिला था। और वहां जब हमने विनोबा जी की बात कही थी तो आपने मुझे अलग बुला करके कुछ बात की थी और हमने कहा था कि कभी आपको हम सुनना चाहेंगे, हम आपको चाहेंगे कि आपका विचार सुने। आज उसी के संदर्भ में आपसे जो हमने निवेदन किया, जिस दिन आपने स्वीकार कर लिया, ये जो आपकी बापू और बाबा की पीड़ा है आपके मन में, निश्चित रूप से उसको आपने सबके समक्ष रखा। हम सब चाहते हैं कि वो कर्मयोगी विनोबा आपके आवाहन से हम सब उसी तरीके के बाबा को जान सकें, देख सकें। आप हमारे बीच में अभी बने रहेंगे। हम अगले वक्ता आदरणीय पीसी गांधी जी, जो गांधी स्मारक निधि आंध्र प्रदेश के हैं, वो ट्रुथ लैब चलाते हैं और उनके बारे में हमारे मित्र हैं राकेश पालीवाल जी, बहुत बड़े अधिकारी हैं वो। उन्होंने आपके बारे में बताया कि आप रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े अधिकारी हैं, लेकिन वहां पर ट्रुथ लैब चलाते हैं। आप अंग्रेजी में बोलेंगे, इसलिए शायद हमने निवेदन कल किया था कि कुछ संभव हो तो ऐसा दे दीजिए जो संजय भाई सार रूप में बता देंगे, लेकिन अपनी बात फिर भी आप जरूर रखें ट्रुथ लैब की, जो भी समय आपको लगे थोड़ा उसमें रखें। डॉक्टर गांधी जी, आदरणीय गांधी। सबसे पहले रमेश भैया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर फैसिलिटेटिंग, ये मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद। Similarly, all the co-panelists in this discussion, Tushar Gandhi ji and others, I am also happy to meet you, all of you, through this virtual meeting. After 72 years of Mahatma Gandhi's martyrdom, which is my age, since I was born when he died, it is my age now of martyrdom, and 38 years of martyrdom of Vinoba ji, and who left their legacies by making us know what are the eternal values and what are the eternal virtues with which they lived, and shown us it is not difficult to live in an exemplary manner following those values and virtues which were earlier shown by Avatara Purush like Rama or Krishna or whatever it is, which we cannot believe because it is thousands of years ago. At least both Mahatma Gandhi ji and Kasturba ji and also Vinoba ji have shown us that it is possible to live like that, and it is possible to fight in the modern way without using weapons. Rama used weapons. Krishna used weapons. Killed by weapons. And these two great leaders of this country, we are lucky. That's why I always believe it is karma bhumi. Although I went abroad, after not being satisfied with the government service, at the age of just 38, after spending about 10 years of service, I found things are not that good and that great as per my vision and by my wishes, because I was born and brought up in a Gandhian way. My great-grandfather and grandmother, when Mahatma Gandhi ji visited my house in 1927, they gave away the entire thing to Gandhiji. And inspired by that, my great-grandfather has divided his property into 3 parts. 2 parts he has given to children, and 1 part he has given to Dharma. And in 1927, he registered a trust called Sri Sita Ramanjanaya Charitable Trust. And he has given lands for maintaining the trust. In one of the land located on the highway of Vijayawada, Masilipatam, I have built
a Kalyana Mandapam in 2006. And he built in 1920s itself a tank, a water tank, a school building, a temple, inspired by Mahatma Gandhi. That was my great grandfather. And my grandfather traveled along with Mahatma Gandhi during his Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, when he was going around Madras, those Madras. He traveled along with him, and inspired by him, he learned Hindi and became a Hindi teacher. And I was taught by him in my school my Hindi language. And this is the kind of people who are inspired by him and try to live, show and live themselves. And but do we have such people left over now? Do we have the institutions which are named after him, which were named after them? For example, I am coming directly to Gandhi Smarak Nidhi, AP Gandhi Smarak Nidhi, which was in Hyderabad before the state was bifurcated. When the state was bifurcated, they started fighting for separating so that there will be two presidents of the Smarak Nidhi. But what they have done during the combined Smarak Nidhi, it is a question which nobody can answer. And same is the question which nobody can answer with the most of the Smarak Nidhis of the state, and a little better, no better, the Central Smarak Nidhi, which is occupying a prime place in Delhi. I am very sorry to say all these things, because after I took charge as the chairman, succeeded from Chennupati Vijaya, the former 2 times MP, who is a Gandhian herself. Inspired by her, when I was asked to take over as working chairman, when he became the president for the separated Andhra Pradesh state Smarak Nidhi at Vijayawada, I was normally against, because having served for 37 years in the government, I tried to keep everyone at a distance to maintain my truthfulness, my honesty, my integrity, and my sincerity. Most of you may not know me, but if you see my name on the internet, you will see what I am. I am known for my integrity, and that integrity I could follow only because of Mahatma Gandhi. I am very, very proud to say this. I am not born to Mahatma Gandhi or his sons, but I am living as much as possible Mahatma Gandhi. Now, I took up my job also in the police department just because I want to do some public service, doing good to the victims of crime and injustice. I specialized in forensic science and joined 69-70 and went on to Bureau of Police and System Development, and then came to state government, Andhra Pradesh state government at Hyderabad, and eventually I rose to the level of IG of Police and Director of Forensic Laboratories. And I want to proudly say, when I became the director of the laboratory and IG, I could make that as a nation's pride. All important cases of CBI, all sensitive cases of other states, of course, including other government departments like CVC, Reserve Bank of India, used to be referred to Andhra Pradesh Forensic Laboratory when I was heading. It was a nation's pride.
In 2007, I retired, and in last 13 years, it has gone back its one position, original position. And in 2007, even before retirement, in 2006 itself, I have carved out my life mission, thinking that I have gained so much of experience and credibility. Credibility. What should I do with the credibility which people have given to me? I have returned back. That's why I sold my property and I got 4 crores. 3 crores, I repeat, 3 crores I have donated to Truth Labs. In the name of Truth Foundation, I set up the Truth Labs. Truth Foundation is a Vessel organization which I have registered as a society in 2006 itself, just before retirement. In fact, 2006 I would have normally retired, but the government has given extension and they want to give me one more extension. I said, sorry, I have to do something directly to the people. Because, why I said directly to the people? Because even today, people have no confidence in the police and courts. The same thing is continuing from what I was seen during those days in 2007, and this I have seen throughout 1970 to 2007. Credibility has not increased. You may ask, then what is that you have done during 37 years? You are saying that all the cases used to come. I have detected the truth. I have searched for the truth and found the truth of a crime. And I am not alone in the upholding of justice. There are 4 agencies: the police, the prosecution, the courts, and the prisons, and the entire system. And many cases where I could find the truth and give my report, it has not seen the light of the day for several years. I don't know. I cannot, unfortunately, tell examples. Those cases include the sensational cases of those days. I could do all that, but unfortunate thing is that has not seen the light of the day. So when Truth Labs was started, during last 13 years, I could establish the truth in thousands of cases, and I could save the government exchequer by more than 6,000 crores in the last 13 years. I think Ramesh Bhaiya is signaling me to stop. Is it right? Ramesh Bhaiya, are you signaling me to stop? जी जी, नई तालीम की बहन है, उसको सुनेंगे। जी आपका आभार, बहुत बहुत आपका परिचय हो गया जी। परिचय बहुत सुंदर। तुषार गांधी जी, आदरणीय गांधी जी को हम सब ने बहुत अच्छे ढंग से सुना। उन्होंने अपने जीवन के बारे में और विशेषकर गांधी स्मारक निधि आंध्र प्रदेश से जुड़ने का और अपने जीवन में जो उन्होंने अच्छा काम किया उसके बारे में उन्होंने हम सबको मार्गदर्शित किया। हम उनके आभारी हैं। अभी नई तालीम बापू की चर्चा की भाई जी ने और बाबा की उनकी प्रिय शिक्षा नई तालीम के नाम से जानी जाती है। उसकी जो हमारी नई तालीम का सेंटर चला रही सेवाग्राम आश्रम में पूरा अपने को ट्रेनिंग दे रही है सबको। आज के दिन पर हम चाहेंगे कि उस नई तालीम की चर्चा करने के लिए हमारी सुषमा शर्मा बहन है हमारे बीच में। हमने आज उन्हें याद किया है कि नई तालीम को हम शिक्षक दिवस के दिन सुनना चाहते हैं, तो आज के दिन वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनको सुनेंगे और अभी उनको भाई जी का जितना अच्छा संबोधन आदरणीय तुषार भाई जी का हुआ, गांधी जी ने अपने सारे कार्यों के बारे में हमको जानकारी दी और अभी हम सुनने वाले हैं सुषमा शर्मा बहन को। और एक हमारे आचार्य कुल की राष्ट्रीय अध्यक्षा पुष्पिता बहन भी अभी अपने उसके पूरे देश में कैसे आचार्य कुल चला रही है, बाबा का आचार्य कुल। और उसके बाद हमारे एक शिक्षाविद हैं
इनको आज के दिवस के लिए विशिष्ट रूप से हमने याद किया है, मनसुख भाई सल्ला जी, उनको हम सुनेंगे। संजय भाई। सुषमा शर्मा बहन सामने है हमारे, हम प्रणाम करते हैं उन्हें और हम चाहते हैं कि वो नई तालीम की बात अपनी शुरू करें और हमको जरूर वो अपनी बात कहें। सुषमा शर्मा बहन। सभी को प्रणाम। मुझे आज के दिन ये बोलने का जो अवसर मिला है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आज शिक्षक दिन है और हम सभी शिक्षकों के सामने एक आत्मचिंतन करने का भी दिन है और विनोबा जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। एक आचार्य कुल से कुछ अपेक्षाएं उन्होंने रखी है, उन अपेक्षाओं को हम आज हमारे जीवन में देखे, उसे टटोले और हम इस दिशा में कैसे आगे जा सकते हैं ये सोचना आज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण लगता है। मैं आज के दिन में ये सोच रही हूँ कि आज हमें कैसे देखना चाहिए नई तालीम और आज की जिंदगी, इसे हम कैसे देखें, क्योंकि नित्य नूतनत्व ये नई तालीम की विशेषता है। और आज मैं दुनिया को जिस तरह से देखती हूँ और जिस अन्याय के प्रति एक समतामूलक अहिंसक समाज के स्थापना के लिए कटिबद्ध नई तालीम और विनोबा जी का विचार, उसमें आज हर जगह पे जिस तरह से एक विषमता बहुत बड़े पैमाने पे देखी जा रही है, धर्म, जाति और लिंग के आधार पे अन्याय भी हो रहा है, तो इस समाज विद्यालय इस संदर्भ में कैसे काम करेंगे, ये बहुत ही बड़ा आह्वान मुझे लगता है। और आनंद निकेतन जो नई तालीम का विद्यालय, इसके भी सामने ये आह्वान है। आज के वक्त में जब एक कोरोना के संकट से हम गुजर रहे हैं, तब तो ये बात और भी ध्यान में आती है कि हमारा पूरा जो गांधी और विनोबा ने एक संयमित जीने का विचार हमारे सामने रखा है, उसके बिल्कुल खिलाफ हमारा एक जीवन चल रहा है पूरे समाज का, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम इस छोर पर हैं। और इस स्थान पर जब हम हैं, तब ये भी ध्यान में आता है कि एक केंद्रीभूत रचना के हिसाब से हमने जो एक तरीका अपनाया है, इस तरीके में जो सेवा में लगे हुए, शहरों के सेवा में लगे हुए लोग हैं, वो जिस तरह से फेंक दिए जाते हैं, इस विकास की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, वो देखकर बहुत ही दर्द होता है। उसी के साथ साथ हमने जो ज्यादती प्रकृति के साथ की है, उस प्रकृति के ज्यादती के कारण भी हमें इस तरह के आघातों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। इस बारे में भी हम किस तरह से विद्यालय काम करें, ये मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। हमारे लिए ये समय एक काफी महत्वपूर्ण समय रहा है और विद्यालय सारे बंद है, बच्चों के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरह से। ऐसे में शिक्षा का काम कैसे चले, तो ये आह्वान हमने काफी अलग ढंग से लेने की कोशिश की है कि बच्चा जहाँ है घर में, वो वहां पर बहुत अच्छी तरह से सीख सकता है। अपने परिवार में वो है, तो नई तालीम की सोच भी हमें बहुत महत्वपूर्ण हो रही है कि बच्चा अपने अभिभावकों के साथ रहे, रसोई घर में मदद करे, बागवानी करे और उसके आसपास किस तरह से ज्ञान की रचना हो सकती है, उसकी हमने कोशिश की। और एक तरह से नया प्रयोग हमने इस दौरान किया है और एक कोशिश भी की है कि जो आत्मविश्वास अभिभावक खो चुके हैं और ये मान लिया है उन्होंने कि शिक्षा केवल विद्यालयों में होती है, तो उसको भी हम अलग तरह से आह्वान दे पा रहे हैं। और एक संवाद बना हुआ है जो कि हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, सभी विद्यालयों के लिए है। तो एक तरफ से एक आह्वान ये है कि हम इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें, जो कि हर तरफ हो रहा है, और आभासी शिक्षा में जैसे ये सत्र हो रहा है, पर बच्चों की शिक्षा तो इस तरह से आभासी तरीके से नहीं हो सकती है, नई तालीम तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में भले ही आभासी ढंग से थोड़ा सा संवाद हो, पर पूरा काम बच्चों का जमीनी स्तर पे
लोगों के साथ, प्रकृति के साथ और उद्योग के रूप में हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और उसके काफी अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं, जो एक तरह से हमें आत्मविश्वास भी दे रहे हैं, जिससे हम औरों को बांट रहे हैं। पर मुझे चिंता इस बात की है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, जो बहुत बड़े पैमाने पे ये खाई जो गरीब और अमीरों के बीच में, गांव और शहरों के बीच में है, इसको और बढ़ाते जा रही है और एक ग्लोबल प्रक्रिया भी इसके साथ है। इस तरह की एक डिजिटल लॉबी भी इसमें इस तरह से कोशिश में है कि वो पूरी शिक्षा व्यवस्था पे हावी हो जाए। इसमें हम नई तालीम का जो हाथ कहते हैं, जिसे एक होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं, ये होलिस्टिक एजुकेशन क्या हम छोटे से कुछ चंद स्कूलों तक रखेंगे या इसे पूरे देश में फैलाने के लिए, उसकी जरूरत महसूस करने के लिए और कुछ कोशिश करेंगे और कुछ समझ बढ़ाएंगे लोगों की, इस बारे में भी एक विचार साझा करने की जरूरत महसूस होती है। और अभी शायद एक और बात ध्यान में आ रही है कि लोग अब तक नई तालीम के बारे में इतना जानने के लिए उत्सुक नहीं थे, पर अभी हैं। और ये विचार सबके सामने आभासी रूप से ही क्यों न सही पर जाए और लोग सोचे कि नई तालीम स्थानिक स्तर पर कैसे हो सकती है। अभिभावक और लोग अपनी अपनी बस्तियों में किस तरह से बच्चों की शिक्षा के लिए आगे आ सकते हैं, और ये मौका भी है। और इसको एक आत्मविश्वास के रूप में लोगों के बीच में अगर हम आत्मविश्वास पैदा कर पाते हैं, तो नई तालीम नए सिरे से अलग ढंग से पनप सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ये कोशिश हम कर रहे हैं। साथ ही साथ एक लड़ाई ये भी चल रही है कि ये डिजिटल लॉबी जिस तरह से हावी हो रही है, इसका भी हम विरोध करें। महाराष्ट्र के स्तर पे बहुत सारे विद्यालय और बहुत सारी संस्थाएं और संगठन जो बहुत ही रिमोट क्षेत्र में काम करते हैं, गरीबों के साथ काम करते हैं, वो सारे इकट्ठा आकर शिक्षा का सही मायना क्या होता है, शिक्षा के सही तरीके क्या होते हैं, इसके बारे में सरकार के साथ लगातार बात कर रहे हैं। ये कोशिश होनी चाहिए और यानी कुछ हमारे स्तर पे हम हमारे जीवन में नई तालीम ढालने की जैसे कोशिश करते हैं, उसी के साथ साथ सामाजिक रूप में इसके लिए अनुकूलता कैसे बने, इसके लिए सरकार किस तरह से लोगों की बात सुने और ज्यादा से ज्यादा इसके लिए अनुकूल हो, ये भी उसी तरह से देखने की आवश्यकता मुझे लगती है। एक और बात, मैं बहुत कम समय है इसीलिए कहना चाहूंगी, एक मौका हमें और भी मिला है। आज आप जानते हैं वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की तरफ जाने वाला वर्धा से जो रास्ता है, उस रास्ते को बड़ा करने के चक्कर में वहां लगाए हुए गांधी जी तथा उनके सहयोगियों ने जो पेड़ लगाए हैं, उसको काटने के बारे में इसी दौरान निर्णय लिए गए। और ये सारे निर्णय डेमोक्रेटिक जो तरीके होते हैं, गांव के सरपंच ही केवल नहीं तो पूरी ग्राम सभा के आधार पे विचार मंथन के साथ ये निर्णय होना चाहिए। ये पूरा प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए, पर इसे बाजू में रखते हुए ये आधे पेड़ करीब 60-70 पेड़ काटे गए हैं और 150 से भी ज्यादा पेड़ कटने जा रहे हैं। एक खूबसूरत रास्ता, शांति मार्ग, शांति पथ और प्रकृति के हिसाब से भी बहुत ही सुंदर, इसे हम खत्म कर रहे हैं। तो एक तरह से हमें ये सोचने का भी मौका मिला कि नई तालीम इसमें क्या है। इसमें सारे विद्यालय के अध्यापक, बच्चे भी इसमें भागीदार हुए और हम वर्धा के स्तर के जितने भी लोग इस बारे में अपनी भूमिका रखना चाहते हैं या रखें, इसके लिए हम उनसे संवाद कर रहे हैं और इसके बारे में व्यक्त हो रहे हैं। आज हमारा विद्यालय 4 दीवारों से बाहर आया है। आज शिक्षक दिन पे सारे बच्चों ने रास्ते पे आकर अपना प्रदर्शन किया, अपनी वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, साथ ही साथ अपना वैज्ञानिक समझ, सामाजिक समझ, सांस्कृतिक समझ, ऐतिहासिक समझ ये रखने की कोशिश की और एक तरह से बड़े और छोटे सारे रास्ते पर थे। और हम सरकार, यहाँ के स्थानिक शासन के साथ भी एक अच्छी तरह से अपनी बात रख पाए। पर मुझे अभी भी यहाँ तुषार भाई हैं, तुषार भाई ने पूरे परिवार के साथ अपनी बात रखने की कोशिश की है। ये छोटे छोटे सवाल है, पर इन छोटे सवालों को लेकर हम निर्भयता से कैसे आगे आए, अपनी बात रखें और जब पूरी सड़क बनाने के लिए सीमेंट लॉबी और हमारे विकास की पूरी कल्पना लेकर हमारे राजनीतिक लीडर्स भी जब एक हो जाते हैं,
तब सामान्य लोग कैसे लड़ेंगे, कैसे अपनी आवाज उठाएंगे और बने रहेंगे निर्धार के साथ, ये हमारे लिए भी एक चुनौती है। और उस चुनौती के साथ हम इसको अगर इसका सामना करते हैं तो मेरे ख्याल से ये जीवन से जुड़ी एक अच्छी शिक्षा का मौका बच्चों को मिलता है। हम चाहेंगे कि इस तरह की शिक्षा बच्चों तक पहुंचाए और उसके लिए हमारा अपना जीवन अधिक अधिक उन्नत हो, इसके लिए हम पूरे विद्यालय के स्तर पर कोशिश करें और लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश करें, ताकि ये विचार भी साथ साथ फैले और कृतिशीलता भी आए। सबको धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि ये नई तालीम केवल चंद विद्यालय तक ना रहे, पर ये तालीम अभी सबके पास जाने की जरूरत है। तो हम कई जगह ऐसे स्पेसेस ढूंढे जहां पर ये बात हम रख सकते हैं, और वो रखने का हमारा प्रयास है। शुक्रिया। सुषमा बहन का बहुत बहुत आभार। उन्होंने नई तालीम को इतने अच्छे ढंग से अपने प्रयोगों से हम सबको समझाया, बताया। आज के दिन पर निश्चित रूप से उसकी हमको संदेश की जरूरत थी। अब हम राष्ट्रीय आचार्य कुल की अध्यक्षा डॉक्टर पुष्पिता जी को आमंत्रित करते हैं और वो अपनी बात जैसे और लोगों ने समय में कही है वो भी कृपा करेंगी, ताकि हम विशिष्ट अतिथि को भी सुन सकेंगे। डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी। रमेश भैया जी, बहुत बहुत आभार, आपने अपनी इस श्रृंखला में मुझे शामिल किया। और आज विशेष शिक्षक दिवस है और मैं ये मान के चलती हूँ कि राष्ट्रपिता बापू और बाबा ये दोनों लोग मूल रूप से विश्व शिक्षक थे चेतना के स्तर पर। और इन्होंने जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी कहा जाए कि ज़रूरतें हैं, जिनका मनुष्य के साथ संबंध और संपर्क होता है, उसको उन्होंने शिक्षा का आधार बनाया। जब वो भूदान आंदोलन करते हैं तो वस्तुतः वो पाँव के द्वारा, मैं कवि हूँ और मैं जानती हूँ कि जिन जगहों पर पाँव से चलकर हम जाते हैं वो जगहें हमारे भीतर उतरती और अवतरित होती हैं। इस तरह बाबा ने भूदान के द्वारा और पदयात्राओं के द्वारा पूरी पृथ्वी को, भारतवर्ष की पृथ्वी को और देश को अपने भीतर और अपने साथ चलने वाले लोगों के भीतर अवतरित किया। उस पंच तत्वों का एहसास उन्होंने खुद भी किया, दूसरों को भी कराया, और इससे राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, गांव से जुड़े हुए लोगों के प्रति जो प्रेम होता है, उसको व्यावहारिक रूप में पदयात्रा करके उन्होंने जारी किया, जो अब प्रथा लुप्त होती जा रही है। मुझे लगता है कि बाबा को और गांधी जी को याद करने के लिए हमें उनके जो विचार हैं, विचारों में वो शेष हैं। उनके विचारों को जब हम अपने व्यक्तित्व में विलय करेंगे तभी वो हमारे कृतित्व का हिस्सा बन सकेंगे। जब तक विनोबा जी के दीदी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक टच हो गया है। हाँ, अब हो गया ठीक? हाँ जी। तो अपने को उन्होंने देश की स्वतंत्र पराधीनता के दौरान जब लोगों में एक एका बनाने की स्थिति बनाई, हर स्तर पर हर वर्ग का व्यक्ति एक हो गया। इसके साथ साथ आध्यात्मिक चेतना का, अपनी भारतीय संस्कृति का जो लंबे समय से कई हजार सालों प्राचीन है, राम को उन्होंने जिस तरह से जीवित किया, राम जिस तरह से महात्मा गांधी के जीवन में थे और उनके जीवन से वो देश की जनता के जीवन में अवतरित हुए। शुरू से राम की यात्रा उनके बाल्यकाल से शुरू हुई, उनके माँ के द्वारा, और अंत में हे राम से समाप्त हुई। हम लोगों को आज इसे याद करना चाहिए और इस भावधारा के साथ जोड़ना चाहिए। हमारे बाबा को मैं सामाजिक आध्यात्म का जनक मानती हूँ। जैसा कि तुषार जी ने कहा कि गांधी जी के वो प्रथम सत्याग्रही उत्तराधिकारी थे, उसी के क्रम में, और मुझको ऐसा अनुभव होता है कि महात्मा गांधी जी ने जिस तरह से पराधीन भारत में देश को आज़ादी दिलाते हुए सिर्फ उन्होंने स्वाधीन
भारत की ही संरचना नहीं की, स्वाधीन भारत के नागरिक की भी संरचना की, स्वाधीन हिंदुस्तानियों की भी संरचना की और एक राष्ट्र को एक भाषा भी प्रदान की। देश की आज़ादी के बाद बाबा की इन सारी वैचारिक यात्राओं को, इन वैचारिक संजीवनी को बाबा ने अपनी कार्य पद्धति में कर्मशील होकर के और अपने अनुयायियों को भी कर्मशील बनाए रखा। और उसके साथ साथ उन्होंने जिस पंचतत्वों के से हमारा शरीर बना है, उन पंचतत्वों को, पृथ्वी के उन पंचतत्वों से जब तक हमारा रागात्मक संबंध नहीं बनेगा तब तक हम पृथ्वी के पंचतत्वों को बचाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। बाबा ने पदयात्रा से, गांधी जी ने भी पदयात्रा से राष्ट्र के प्रति, धरती के प्रति, मातृभूमि के प्रति प्रेम जगाया। आज उसी की ज़रूरत हमें संस्कृति के रूप में है। आज भारतीय संस्कृति को बचाने की ज़रूरत है। संस्कृति की पढ़ाई की कोई पाठशाला नहीं है। संस्कृति की पढ़ाई की पाठशाला जीवन है जिसे शिक्षकों को प्रदान करना है। इसीलिए बाबा शिक्षकों को बहुत महत्व देते थे। शिक्षक जीविका की शिक्षा देने के साथ साथ उसे जीवन की भी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बाबा हमेशा कहते थे कि आध्यात्मिक विचारों का हमें मुख्य रूप से प्रचार करना चाहिए। आध्यात्मिक विचार व्यक्ति को भीतर से संगठित करते हैं। मैं 20 वर्षों से विदेश में रही और विदेश में रहते हुए चीन और पाकिस्तान एक अमानवीय देश के रूप में पता नहीं क्यों मुझे कभी पसंद नहीं आया और मैं वहाँ नहीं गई। लेकिन इन 20 वर्षों की विदेश यात्राओं में और विशेषकर भारतवंशी बहुल देशों में ये बताना मैं इसलिए प्रासंगिक समझती हूँ क्योंकि गांधी जी और बाबा किस तरह से विदेश के भारतवंशियों के हृदय में वैसे ही बसे हुए हैं जैसे कि स्वाधीनता से पहले के हमारे भारतीय नागरिकों में, हिंदुस्तानी नागरिकों में बापू और बाबा की छवि बसी हुई थी। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं भारतवंशी बहुल देश, कैरेबियाई देशों में और इसके साथ साथ सूरीनाम, गयाना, ट्रिनिडाद, श्रीलंका और मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, इन सारे देशों में जो भारतवंशी हैं वो 1834 से 1916 के बीच में गए। और ये वो समय था जिस समय भारतवर्ष स्वाधीनता का संग्राम लड़ा था। तभी 1916 में बापू ने, जब बापू उस समय विदेश में थे, दक्षिण अफ्रीका और बाकी देशों में, उन्होंने भारतवंशियों के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ कॉलोनाइज़र का जो शोषण और दमन देखा, तो 1916 में आकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब भारतवर्ष से कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक का विदेश में व्यापार नहीं होगा। और इस चेतना के साथ वहाँ के लोगों के भीतर, और 19 वर्ष महात्मा गांधी जी भी विदेशों में रहे और उन्होंने विदेश में जो संदेश दिए भारतवंशियों को, वो संदेश पिछले 10 वर्षों में जब मैं गई, वो संदेश लोगों ने अपने घरों में, अपनी टेबल पर, ऑफिसेज में लिख कर के रखे हैं कि विदेश में बसे हुए भारतवंशियों को क्या करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपिता वो भारतवर्ष के हैं। अब वो भारतवंशी विदेश में रह रहे हैं, लेकिन अभी भी अब बापू को, गांधी को अपना राष्ट्रपिता मानते हैं। और उस देश का राष्ट्रगान दूसरा है, लेकिन जब 15 अगस्त और 26 जनवरी होता है तो वो वही भाव मानते हैं। तो अपने राष्ट्रपिता के प्रति, इन महान पुरुषों के प्रति जो भावधारा होनी चाहिए वो विदेशों में है। लोगों ने अपने कांच की खिड़कियों में, घरों में गांधी जी और विनोबा जी की तस्वीरें लगा रखी हैं। भारतवर्ष के किसी भी घर में क्या वैसी तस्वीर हमने अब तक नहीं देखी, वो आस्था नहीं देखी। मैं 6 महीने से वर्धा में हूँ लॉकडाउन की वजह से, और मैंने सेवाग्राम के बगल में घर लिया हुआ है। सेवाग्राम के जब पेड़ कट रहे थे, मैंने कई वेब कॉन्फ्रेंसेस में ये आवाज़ उठाई, और जब सड़क चौड़ी हो रही थी तो भी मैंने लोगों से कहा कि भाई सेवाग्राम कहाँ इतने लोग आते हैं कि सड़क को चौड़ी करने की ज़रूरत हो, वो भी पेड़ काट कर, वृक्षों को काट कर। क्योंकि मेरी अपनी धारणा है, और बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी कि वो पेड़, उसकी छाया जीती थी हमारी आँखें, हम अकेले हो गए हैं, जैसे हमारे भीतर से कुछ उठ गया हो पेड़ों के कटने से।
कटे वृक्ष की जगह आकाश ने भर दी है, सूर्य की किरणों ने वहाँ रेखाएं खींच दी हैं, धूप ने अपना वहाँ ताप भर दिया है, फिर भी एक पेड़ ने हमें छोड़कर न भरने वाली जगह पैदा कर दी है। एक पेड़ ने कटकर हमारे भीतर न भरने वाली जगह खाली कर दी है, जो एक पेड़ ही पूरा कर सकेगा कई वर्षों बाद। और इसके साथ साथ बहुत वेदना के साथ, जैसे सुषमा जी ने नई तालीम के अंतर्गत कहा, उसमें मैं और जोड़ते हुए कहूँगी, वर्धा में मैं हूँ और वर्धा को मैं अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाना चाहती हूँ। अब तक मैंने 52 किताबें लिखी हैं और उन विषयों पर, उन देशों पर लिखी हैं जिन देशों में भारतवंशी भारतीय संस्कृति को और गांधी और विनोबा को बचाने में अभी भी प्राणपण से लगे, क्योंकि वो जानते हैं कि विश्व अगर बचेगा, विश्व में अगर जय जगत की गूंज होगी तो बाबा के और गांधी के विचारों से संभव होगी। ये विदेश के लोग समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि विदेशी संस्कृति की जो नपुंसकता है, विदेशी संस्कृति की जो कहा जाए कि गुणहीनता है, उसका सिर्फ जो वर्चस्व है वो मायावी है, वो सिर्फ दिखावटी है, उसमें रसतत्व नहीं है। उनके पास अपनी वो संस्कृति उस तरह से नहीं है जो उनको जीवन दे सके। कोरोना ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि जीवन शैली की जो शाकाहारिता है, जीवन शैली की जो परिष्कृतता है, वही पृथ्वी को उसकी संरचना को बचा सकती है और वही मनुष्य को बचा सकती है। अगर ये नहीं होगा तो फिर पृथ्वी इसका प्रतिरोध करेगी, क्योंकि पृथ्वी से अधिक संवेदनशील मनुष्य नहीं है। पृथ्वी की संवेदनशीलता के बाद मनुष्य संवेदनशील है। और जब मनुष्य अपने इस मेधा पर, अपने मनुष्यत्व को ताक पर रखकर अहंकार से अपना विकास करना चाहता है, तो पृथ्वी और सृष्टि उसकी रक्षा करने के लिए किसी न किसी विकृति को आश्रय लेता है, जिससे कि उसकी आंखें खुल सकें, वो देख सके, वो जान सके। इन शब्दों के साथ जब वो बन रही थी और पेड़ कट रहे थे, मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि अब वो उसके अगल बगल उन्होंने पानी बहने के लिए नाले की जगह पैदा कर दी है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। विदेशों में मेरा उद्देश्य, अब अपने रमेश भैया आ गए हैं, मैं बस 2 वाक्य कहूँगी। विदेशों में के साथ साथ भारत में आचार्य कुल और बाबा के विचारों को यदि माइक फिर अनम्यूट करने की जरूरत है आपको, माइक टच हो गया जी। इसलिए फिर से हम सबके साथ मिल करके और तुषार गांधी जी को सुना, जोशी जी को सुना और रमेश भैया को, तो ये सब लोगों के, आप सबके साथ मिलकर और आप सबके नेतृत्व में हम चाहेंगे कि वर्धा एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बने, जिससे कि राजनेताओं का जो वर्चस्व देश में बम्बई और दिल्ली के माध्यम से हो रहा है, विश्व वर्धा को सबसे पहले देखे और वर्धा के माध्यम से वो गांधी जी की और बाबा की उस चेतना तक पहुंचेगा, जो चेतना सत्य और अहिंसा की ओर ले जाती है, जिस सत्य और अहिंसा की ज़रूरत आज विश्व को है, जो बहुत तेज़ी से हमें सुनाई और दिखाई दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमेश भैया जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें शामिल किया, और हमारे जो पूर्व के वक्ताओं थे उन्होंने बहुत अच्छी पृष्ठभूमि में बहुत गहरी चिंता के साथ, मैं यहाँ लोगों से बातचीत में हमेशा कहती हूँ और कई वेब कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेते हुए मैं आचार्य कुल की बातों को प्रस्तुत करती हूँ कि किस तरह से हमें। हेलो हेलो उन्होंने सूत्रधार गिराने वाले जी कहा वो आम, और उन्होंने हमारा आमंत्रण
बहुत बड़ा नाम है और शिक्षा के क्षेत्र में योग कुछ दिन पर रमेश भैया डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं आदरणीय मंत्री भाई जी से अनुरोध करूंगा वो अपनी बात करें। आदरणीय रमेश भाई जी, संजय भाई, आदरणीय गौतम भाई को सुनना था। नए समाज की आकांक्षा वाले सब सुनने वाले, आदरणीय तुषार भाई, पीसी गांधी, सुषमा बहन, पुष्पिता बहन और आप सब, एक अच्छी भूमिका बन गई है मेरी बात रखने के पहले। और आज शिक्षक दिन है तो शिक्षक का विशिष्ट गौरव भी है, मगर मुझे जो बात रखनी है उसका संदर्भ अभी थोड़े दिन पहले ही रखी गई देश के समक्ष जिसकी घोषणा हुई वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। क्या फर्क है विनोबा जी और गांधी जी की सोच में और आज जो जिस प्रकार शिक्षा नीति के बारे में सोचा जाता है उसमें मूलतः फर्क है। आज ये ध्यान में रखा जाता है कि कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, कितने लोगों को काम मिलेगा। और गांधी जी और विनोबा जी का उद्देश्य, उनका दर्शन यही था कि मनुष्यत्व का विकास कैसे हो। अगर मनुष्यत्व का विकास होता है तो बाद में ये सब चीजें आ सकती है। एक दूसरी बात भी हमें नजर के समक्ष रखने की जरूरत है। नई तालीम, जैसे कि गुजरात में 1200 विद्यालय हैं, मगर नई तालीम थोड़े से विद्यालयों के नहीं है, नई तालीम पूरे देश के लिए है। और तीसरी बात मुझे ये कहनी है कि गांधी जी के पास प्रयोग के लिए, नई तालीम के प्रयोग के लिए समय नहीं था। उस समय इतना अलग समय था। विनोबा जी ने नई तालीम के विचार को और विकसित किया और गहराई दी, ये भी एक नोंदपात्र बात है। क्यों हम शिक्षा को इतना महत्व देते हैं? हर एक राष्ट्र, चाहे किसी भी देश हो, वो कैसा समाज चाहता है कि कैसा समाज हमारा बने, वो उसकी शिक्षा से तय होता है। आज की शिक्षा ऐसी है, वो तो ये सरकार या वो सरकार वो छोड़ दीजिए, मगर आज की शिक्षा ये है, ये करती है, उसका परिणाम ये है कि मनुष्य अधिक से अधिक स्वार्थी बनता है, अहंकारी बनता है और ईर्ष्यालु बनता है। ये दुष्परिणाम है। किसी को काम मिला या नहीं मिला, किसी को यहाँ प्रवेश मिला या नहीं मिला, ये बात नहीं है। तो गांधी जी और विनोबा जी ने बार बार पूरे जीवन में यही कहा कि शिक्षा दर्शन का उद्देश्य अहिंसक समाज की रचना कैसे हो, ये है। माने कि अहिंसक समाज के लिए शिक्षा है, तो उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। और गांधी जी और विनोबा का ऋषित्व में इसमें देखता हूं। ऋषित्व का मतलब है जो आज नहीं है, जो आने वाला कल है, वो आने वाला कल कैसा हो उसका दर्शन जो हमें दे, वो ऋषि है। विनोबा जी ने, जैसे कि उनको सूत्र, ये विनोबा जी की विशेषता थी, नई तालीम तंत्र नहीं है, विचार है। अगर तंत्र है तो हम साक्षरता से संतुष्ट हो जाएंगे। इतना पढ़ लिया, इतनी डिग्री ले ली, बस काम हो गया। विनोबा जी कहते हैं कि ये विचार है। विचार है, इसका मतलब यह है कि जीवन की सार्थकता को वो प्रकट करता है। एक दूसरी बात भी विनोबा जी ने बहुत अच्छे ढंग से कही है कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की बुद्धि तेजस्वी होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि स्वाध्याय और प्रवचन ये शिक्षक का
सही माने में तो कहे कि आचार्य का, उन्होंने शब्द प्रयोग किया है आचार्य का। आचार्य का काम है। स्वाध्याय का मतलब है स्व अध्ययन, निरंतर स्व अध्ययन। स्व अध्ययन अपने बारे में, स्व अध्ययन अपने समाज के बारे में, स्व अध्ययन समग्र सृष्टि के बारे में। आचार्य वही है जो ये सतत करता रहता है। और प्रवचन का मतलब है समझाना, सिखाना। समझाना क्या है? जो कैसा जीवन, सही जीवन, सच्चा जीवन कैसा हो, अहिंसक जीवन कैसा हो, उसके बारे में अनेक ढंग से, और जिस कक्षा के विद्यार्थी होंगे उसके मुताबिक। प्राइमरी में एक स्वरूप होगा, सेकेंडरी में अलग स्वरूप होगा, हायर एजुकेशन में अलग स्वरूप होगा, और जो पढ़ते नहीं और पढ़ लिया है उनके लिए और अलग स्वरूप होगा। मगर उसको जो तुषार भाई ने अभी कहा ना, बार बार समझाना पड़ेगा। वो उनके सामने केवल जो इसमें विश्वास रखते हैं, इसके अलावा जो करोड़ों लोग हैं उनके पास। विनोबा जी ने एक प्रक्रिया भी बताई, क्योंकि आचार्य थे। उन्होंने कहा पाठ्य पुस्तक गौण है, शिक्षक खुद ही पाठ्य पुस्तक है। देखिए, कोई किसी ने नहीं कहा है इस ढंग से। आज का केंद्र क्या है? पाठ्य पुस्तक है। विनोबा जी ने कहा शिक्षक ही पाठ्य पुस्तक है। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षक ऐसा जीवन जिएगा, शिक्षक ऐसा अध्ययन करेगा, शिक्षक इतना बहुश्रुत होगा कि जिसमें से विद्यार्थी को जो भी प्रश्न है, जो भी समस्याएं हैं, वो ऐसे सिखाएगा, ऐसे समझाएगा कि और पाठ्य पुस्तक की मदद नहीं लेना, ऐसा नहीं है। परिणाम क्या है? नई तालीम। क्यों नई तालीम? इतनी 1937 में गांधी जी ने रखी जो बात, बार बार विनोबा जी ने रखी, और पीछे भी बहुत लोगों से रखी। विद्यार्थी का गुण विकास होना चाहिए। गुण विकास का मतलब है केवल डिग्री नहीं। अगर डिग्री पाते हैं, पीएचडी तक हो जाते हैं, बहुत सी डिग्री में ले लेते हैं, फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। गुण विकास होना चाहिए। तो मैंने कहा कि विनोबा जी तो सूत्र के ऋषि थे, तो उन्होंने कहा योग, उद्योग और सहयोग, ये तीनों कैसे विद्यार्थियों के जीवन में आए। योग का अर्थ है अपने पर काबू। गांधी जी ने कहा था खुद पर काबू वही स्वराज है। विनोबा जी ने कहा योग का मतलब है अपनी इंद्रियों पर, हर एक इंद्रिय पर अपना काबू कैसे हो। ये नई तालीम के जरिए प्रकट होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा उद्योग। आज शिक्षा नीति देश में प्रकट हुई है, उसमें कहीं भी, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि इस देश में 30 करोड़ युवा धन है, ये युवा धन के लिए हम बहुत प्रसिद्ध है। नहीं, इससे प्रसिद्ध नहीं हो सकते, इससे कोई सफल नहीं हो सकते। अगर शिक्षा में परिश्रम की आदत और परिश्रम का गौरव नहीं है, तो विद्यार्थी 20 साल के बाद, पढ़ने के बाद कैसे काम करेगा। तो उद्योग का मतलब ये भी है कि उद्योग प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक होना चाहिए, उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। तो इसके बारे में जो विनोबा जी ने कहा, और एक बात अलग विनोबा ने विशेष रूप से कही है कि उत्पादक उद्योग के माध्यम से हम पढ़ाए। उत्पादक उद्योग जिससे वो जीवन यापन कर सके, अच्छे ढंग से रह सके, तो उसके लिए उत्पादक उद्योग की तालीम शिक्षा में उसे मिलनी चाहिए, उसकी आदत बननी चाहिए। और तीसरी बात कही सहयोग। सहयोग का मतलब है 3 प्रकार का सहयोग है। सहयोग का मतलब है अपने साथ कैसे सहयोग करें। अगर हम स्वार्थी बनेंगे, अगर हम अहंकारी बनेंगे, अगर हम ईर्ष्यालु बनेंगे, तो हम अपने साथ सही माने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये नई तालीम का मतलब ये है। और समाज के साथ सहयोग। अब देखिए,
आज समाज के लिए चिंता होती है लोगों को? नहीं होती है। समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए जो बनाए गए नियम है वो आसानी से सब तोड़ देते हैं। और तीसरा है सहयोग, समष्टि के साथ सहयोग। क्यों समष्टि के साथ? पिछले 400 सालों में मनुष्य ने जितने भी भूले किए हैं, वैसे तो बताया जाता है कि बहुत सी प्रगति हुई है, बहुत सा विकास हुआ है, मगर सही माने में विकास हुआ है? समष्टि के साथ हमारा जो संबंध होना चाहिए, परस्पर पोषक संबंध होना चाहिए, वो आज नहीं रहा। तो विनोबा का, गांधी का सही माने में जो हम बोले तो ऋषित्व यही है कि समाज के साथ हमारा संबंध कैसा हो, समष्टि के साथ हमारा संबंध कैसा हो, और खुद के साथ हमारा संबंध कैसा हो। मैं उसे कहूंगा ये समग्र दर्शन है, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। ये समग्र दर्शन विकसे, यही नई तालीम है। अगर समग्र दर्शन विकसता है तो मैं अपने को, अपने समाज को और अपनी समष्टि को किसी भी प्रकार का आघात नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जिम्मेवार नागरिक बनूंगा, जिम्मेवार सृष्टि का एक मनुष्य बनूंगा। यही मैं कहने की ऐसी हिम्मत करूंगा। ऐसी शिक्षा का विकसित, विस्तृत और समाज लक्ष्य स्वरूप ये भूदान और ग्रामदान है। भूदान और ग्रामदान केवल भूमि पाना नहीं था, वो तो था ही एक परिणाम के रूप में, मगर उसमें से जो संवेदनशीलता का विकास होता था, करुणा का विकास होता था, बंधुता का विकास होता था, वही नई तालीम है। वही हमें साथ में करना था। तो केवल भूदान या ग्रामदान, इसका जो आज उसका जो संदर्भ दिया जाता है, मैं समझता हूं नई तालीम के संदर्भ में ये एक अलग परिमाण है। क्यों? गांधी जी को मोट नाम के एक विदेशी पत्रकार ने पूछा था, जब पूरे भारत में कई समस्याएं थी, बहुत बड़ी समस्याएं थी, सबसे बड़ी समस्या तो स्वराज पाना था, तब मोट ने पूछा था गांधी जी को, आपको देश में, भारत में सबसे बड़ी समस्या कौन सी लगती है? इसमें से किसी की, न गरीबी की, न स्त्रियों की स्थिति की, न स्वराज की, न अशिक्षा की। गांधी जी ने कहा था उस जमाने में, पढ़े हुए लोगों के हृदय की कठोरता ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है। और ये चौथे दशक में कहा गया था। आज तो ये कठोरता कई गुनी बढ़ गई है। तो बाबा ने जो मंत्र दिया, जय जगत, उसका मतलब क्या है? जय जगत केवल बोलने के लिए नहीं है, आमने सामने मिलते वक्त केवल जय जगत बोलना नहीं है, जय जगत के मुताबिक हमें जीना है। इसका मतलब क्या है? और शिक्षा में उसका मतलब क्या है? हम ऐसी जिम्मेवारी के साथ जिए, एक मनुष्य के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक विश्व नागरिक के रूप में, कि जिससे हम जो भी करें, जो भी काम करें, जो भी कर्म करें, उसमें जगत का संदर्भ हो। केवल अपना नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, केवल अपने समाज के लिए नहीं, पूरे विश्व का एक संदर्भ हमारे सामने रहे। तो जरूरी है कि हम अपने समाज को, हम अपने विश्व को पहचाने। तो इसीलिए विनोबा जी ने कहा कि उसका एक छोटा सा जो विद्यार्थियों के लिए जरूरी है, वो संदर्भ है समाज के साथ हम कैसे जुड़े। तो शिक्षा और समाज दोनों एक रूप कैसे हो, यही तो बात है। रमेश भाई, समय हो गया, मगर एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। आज हम अपने समाज को नहीं समझते। जैसे कि गांव में अब स्वच्छता मिशन के जरिए टॉयलेट बन रहे हैं, मगर कई गांव ऐसे हैं भारत में जहां पर्याप्त पानी नहीं है। तो क्यों ऐसा अनुसंधान हमारे विद्यार्थी नहीं करते कि कम पानी में दुर्गंध मुक्त ऐसा टॉयलेट हो?
क्योंकि समाज के साथ हमारा संबंध नहीं है। तो मैं यहाँ खत्म करता हूँ क्योंकि समय हो गया है, मगर एक सूत्र के रूप में रमेश भाई रख दूं कि विद्यार्थी के पास विनोबा जी की जरूर अपेक्षा जरूर क्या जी। थी? हाँ, कर्तृत्व शक्ति का विकास हो विद्यार्थी का। हम इस ढंग से सोचे शिक्षा को, स्वतंत्र रूप से विचार करने की बुद्धि का विकसित हो और जोखिम उठाने की साहसिक वृत्ति का विकास हो। आज कोई जोखिम नहीं उठा रहे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं कि चलो इससे तो मेरा नुकसान होगा। गांधी युग में और विनोबा जी के युग में जो सबसे अहम बात थी वो साहसिकता थी। किसकी? जोखिम उठाने की साहसिकता। मैं समझता हूँ पूरे जीवन में जो उन्होंने किया, आचार्य कुल की बात आ गई तो मैं उसका पुनरावर्तन नहीं करूंगा। शिक्षा का माध्यम स्वभाषाई होना चाहिए, जीवन और शिक्षा का योग कैसे हो, ये सब बातें किसी न किसी प्रकार से आ गई है। मैं समझता हूँ कि इतना काफी है क्योंकि काफी समय हो गया है। मुझे ऐसी आप सबसे मिलने के लिए, आप सबसे कुछ विचार रखने के लिए जो तक रमेश भाई ने दी उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ। नमस्ते। मनसुख भाई सल्ला जी, इनके बारे में बड़ौदा में हमें 1 माह रहने का अवसर मिला था। विनोबा आश्रम में वहां पर 5वीं बहन थी, उनसे पिताजी के सुनने को मिला कि बच्चा भी बताया था। हम लगा कि आशीर्वाद जरूर मिले। हम संजय भाई को आह्वान करते हैं वे अपनी बात कहें। हम उसके रमेश भैया का नेटवर्क आज परेशान कर रहा है बार बार। आगे जी 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 रमेश भैया, आज इस शिक्षक दिवस पे और हमने विश्व शिक्षक बापू को नमन किया। मेरी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क थोड़ा स्लो है। और इस अवसर पे आज का जो विशेष सत्र था, जो बाकी दिनों से अलग सत्र है, और ये विशेष सत्र का आयोजन किया गया था और जिसमें हमारे शिक्षा को लेकर के और विचारों को लेकर के जो वक्तव्य रखे गए वो अद्भुत रहे। आदरणीय तुषार गांधी जी ने हमें बताया, नौजवानों का आह्वान किया कि कर्मवीर बापू और बाबा, इसके लिए युवाओं के परिप्रेक्ष्य में कैसे हम उसको आगे ले जाएं, उनकी भूमिका कैसे हो, और उनका आह्वान किया आपने इंक्यूबेटर्स और लैब्स कैसे स्टैब्लिश किए जाएं इस देश में, जो बाबा और बापू के विचारों को, के सपनों को बुनने के लिए इस देश में काम करें। इस तरह की आपने बहुत अच्छी बात करी है। शायद आने वाले भविष्य के नौजवानों के लिए हिस्सा होगा अगर कुछ लैब्स और इंक्यूबेटर्स बाबा और बापू के विचारों को लेकर के काम करें। तो वो बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने आज हम सबके साथ साझा की हैं और शिक्षक दिवस के दिन की है, तो ये अद्भुत बात है। हम सब श्रद्धेय पीसी गांधी साहब हमारे साथ थे और उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ साझा किया और ट्रूथ लैब के माध्यम से कैसे वो अपने जीवन में उन्होंने उसका उपयोग किया और अपने उसका उद्भव कैसे हुआ और उसके विस्तार कैसे वो कर रहे हैं, इसके बारे में हम सबसे चर्चा करी, हम सबको के समक्ष बात रखी। आदरणीय सुषमा दीदी ने बापू की नई तालीम के बारे में बात रखी और उस पक्ष को रखा उन्होंने कि शिक्षक दिवस के तौर पे नई तालीम को किस तरह से वो आगे बढ़ा रही हैं और उनकी नई तालीम को लेकर के उनका विचार और उनकी जो दिशा है और फिर उन्होंने काम किया, उस बारे में उन्होंने अपनी बात रखी। आदरणीय पुष्पिता अवस्थी दीदी ने आचार्य कुल
और उसके जो स्वरूप है, उसकी जो बातें हैं, उसमें जो काम है उसके बारे में, और बापू के विदेशों में जो स्थित जो जिस स्नेह और जिस आदर और जिस स्वरूप में लोग देखते हैं उसको बड़े अच्छे से उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि बाबा सामाजिक अध्यात्म के जनक, इस शब्द का प्रयोग किया दीदी ने, और उस रूप में वो बाबा को उसकी विवेचना करी दीदी ने। और अपने विशिष्ट वक्ता श्रद्धेय मनसुख भाई जी ने आज की शिक्षा, बापू और बाबा की शिक्षा और दोनों की प्रासंगिकता और स्वरूप, इसका एक तुलनात्मक अध्ययन हम सबके सामने रखा और तुलनात्मक बातों को रखा कि आज की शिक्षा में कौन सी चीजें हैं जो उस बापू की जो शिक्षा दृष्टि थी और बाबा की जो शिक्षा दृष्टि थी उसमें उससे गायब है, और उसको कैसे हम आगे ले जा सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग कम समय में सारे लोगों ने जिस तरह से गूढ़ता से अपनी बात रखी, वो बहुत ही आज विशिष्ट बात रही। मैं रमेश भैया से अनुरोध करूंगा कि रमेश भैया आगे की बात रखें। और जितने बहुत सारे लोगों का मैं मैसेज देख रहा हूँ, टेक्स्ट देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, और बहुत सारे लोगों को मैं, क्योंकि वक्ता का ध्यान भंग ना हो इसलिए उसको हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पेज पे सबके लिए उपलब्ध है। और बहुत बहुत आभार सब लोगों का जिन्होंने इतना स्नेह रखा है। मैं सैकड़ों लोगों का मैसेज देख रहा हूँ और बाकी चीजों को देख रहा हूँ, तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह ऐसा ही बना रहे और ये प्रवाह चलता रहे। रमेश भैया। आज के सभी जनों का बहुत बहुत आभार। कल हम में की मीन को 11 मिनट के लिए सुनेंगे, उसके हमारे होगी और के अध्यक्ष हमको हम एक रमेश भैया का आज नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आज विशेष सत्र में सबका बहुत बहुत आभार। कल हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण वक्ता होंगे। सबको राम हरि, जय जगत। जय जगत, जय जगत, राम हरि।